प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए ज्योग्राफी विषय का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्रैक्टिकल का जो आंसर है वो हम लोग को बता दीजिए, क्योंकि हमारे विद्यालय में अब होने वाला है। तो जिन विद्यालय में प्रैक्टिकल हो चुका है उन्हीं के बच्चों से क्वेश्चन लेकर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। चूँकि ये बताने से मना किया गया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे तो रिस्क लेकर बता दे रहे हैं। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और ज़रूरतमंदों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आप देख सकते हैं ज्योग्राफी प्रैक्टिकल 2023 है। फुल मार्क्स आपका 30 नंबर का रहेगा, पास मार्क्स है 10 नंबर का और इसमें समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा का। क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। आपको माध्य इसका ज्ञात करना है। तो माध्य कैसे निकलते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं वर्ग अंतराल दिया है 50 से 54, फिर 55 से 59। यहाँ 54 से स्टार्ट होना चाहिए था, 50 से 54, फिर 54 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन 55 से स्टार्ट है, मतलब एक ज़्यादा स्टार्ट है, मतलब फिर 55 से 59, फिर 60 से 64 है, मतलब एक ज़्यादा है, 60 से स्टार्ट है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि जो ये 50 है इसको हम लोग L1 बोलते हैं, लोअर लिमिट क्लास, और ये जो 54 है उसको L2 मानेंगे, मतलब अपर लिमिट क्लास। तो इसमें जो शुरू वाला है लोअर लिमिट क्लास L1, उसमें 0.5 को क्या करते हैं, घटाना पड़ता है, और जो बाद वाला है L2 उसमें 0.5 को क्या करना पड़ता है, प्लस। मतलब शुरू वाला में 0.5 को घटाना है आपको और बाद वाला में 0.5 को जोड़ना है। तो इस तरह हम इसको टेबल को पहले तैयार करेंगे। तो वर्ग अंतराल है तो इसको हम लोग क्लास इंटरवल लिखेंगे। तो यहाँ लिख दिए क्लास इंटरवल। अब आपका है यहाँ कितना है 50, तो 50 में 0.5 को घटा देंगे तो आपका बचेगा क्या, 39.5। और फिर है यहाँ 54, तो इसमें 0.5 को जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा आपका 54.5। उसी तरह आगे है सेकेंड वाला, ये जो है 55 से 59, तो 55 में 0.5 को घटाएंगे और 59 में 0.5 को जोड़ देंगे, फिर 60 में 0.5 को घटाएंगे, 64 में 0.5 को जोड़ देंगे। तो इस तरह देखिए हम लोगों ने ये टेबल को तैयार कर लिया। 54.5 से 59.5, फिर 59.5 से 64.5, 64.5 से 69.5, 69.5 से 74.5। इस तरह हम इसको तैयार कर लिए, देख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग आ जाएंगे बारंबारता पे। तो बारंबारता मेरा कितना दिया, 1, 5, 17, 36 ये सब दिया हुआ है। इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे एफ मतलब बारंबारता, ये सारा लिख लिए। उसके बाद हम लोग इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, इसको एम भी लिखेंगे, मतलब मध्य बिंदु, और इसको एक्स मानेंगे। तो मध्य बिंदु कैसे निकलता है, तो ये जो L1 है 49.5 वो L1 मानेंगे और 54.5 हो गया आपका L2। तो L1 प्लस L2 बट्टा 2, मतलब ये आपका फॉर्मूला बनेगा, मतलब 49.5 को जोड़ देना है 54.5 से और उसको फिर 2 से भागा लगा देना है, तो आपका कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। मतलब ये दोनों को जोड़ देना आपस में और उसको 2 से भागा लगाएंगे तो 52 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी करेंगे, 54.5 को जोड़ देंगे 59.5 से और जो जोड़ आएगा उसको 2 से भागा लगा देंगे तो 57 हो जाएगा। इसको भी दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भागा लगाएंगे 62 आ जाएगा। इस तरह इसको हम लोग तैयार कर लेंगे। अब देख सकते हैं इसको तैयार कर लिए। तो ये मेरा निकला f, ये हुआ x। अब f और x को गुना कर देंगे तो fx हो जाएगा, मतलब 1 को 52 से गुना कर दिए तो 52 हो गया, फिर 5 को 57 से गुना करें तो 285, 17 को 62 से गुना कर दें तो 1054। इस तरह इसको इससे गुना कर देंगे तो ये ज्ञात हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो fx निकला इसको जोड़ना है और इस f को जोड़ना है। तो fx को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 68, 65, और f को जोड़ने पर मेरा आ जाएगा 100। अब यहाँ माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो सिग्मा fx कितना आया है मेरा, मतलब सिग्मा fx आया मेरा 68, 65, तो 68, 65 लिख दिए, बटा सिग्मा f कितना है मेरा 100 है। अब नीचे जितना जीरो उतना अंक बाद दाईं तरफ से पॉइंट बैठा देंगे, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा तो आपका हो जाएगा 68.65। तो यही आपका माध्य निकल गया, समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में दिए गए आंकड़ों को साधारण रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। देखिए साधारण रेखा चित्र द्वारा बनाना है, यहाँ वर्ष दिया हुआ है और यहाँ जनसंख्या करोड़ में दिया हुआ है।
अब इसको हम लोग को ग्राफ में बनाना है। तो ग्राफ पेपर में इस तरह बनेगा, इधर लेना हमको एक्स अक्ष पर वर्ष को लेना है और इधर 10, 20, 30 करके हम लोग 110 तक लेंगे। काहे कि यहाँ पर हमको देख लेना है कहाँ तक हाईएस्ट गया है, 23 है, 36 है, 68 है, 102 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10, 20, 30 करके बढ़ेंगे, कहाँ तक बढ़ेंगे, 110 तक। अब यहाँ पर देखिए क्या है, वर्ष में कितना है, 1901 में है 23.9, तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ लिए 1901 लिखे, ये वाला हो गया 1911, ये हो गया आपका 1921, मतलब ये वाला जो है 1921, 1931, 1941, ये चीज़ को यहाँ पर इधर लिख दिए। अब हम लोग देखेंगे 1901 में कितना है, तो 23.9 है, तो 23.9 पास बिंदु लगा देंगे। 23.9 कहाँ हो जाएगा, 20 से ऊपर थोड़ा सा, मतलब तीन लाइन जो है यहाँ पर हमारा देखिए छोटा छोटा ना पतला पतला लाइन होगा। तो ये जो 20 है आपका, 20 से पतला पतला लाइन वाला 3 लाइन जाएंगे और वहाँ पर बिंदु लगा देंगे, तो यहाँ पर आपका आ गया। उसके बाद फिर है आपका कितना, 1911 में 25.2, तो 1911 मेरा कहाँ है, ये है 1911, तो 25.2 है, तो 25 कहाँ होगा, तो 25.2 हो जाएगा 20, और यहाँ 5 यहाँ पर होगा, मतलब यहाँ पर होगा, यहाँ पर 25.2, तो इस तरह बिंदु लगाएंगे। तो इसी तरह अब 1921 में कहाँ होगा, 1931 में कहाँ होगा, उसी तरह देख के बिंदु लगाएंगे और सब बिंदु को हम मिला देंगे, तो हमको क्या ज्ञात हो जाएगा, वक्र ज्ञात हो जाएगा, जो हमको यहाँ बनाने बोल रहा है। साधारण रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कर देंगे हम इसको। तो ये आसान है, इसको आप लोग कर लीजिएगा और देख भी सकते हैं, इस तरह तैयार करना है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है, इनके महत्व को बताएं। तो इसका आंसर होगा भौगोलिक सूचना तंत्र या भौगोलिक सूचना प्रणाली अथवा संक्षेप में GIS, जिसको GIS शॉर्टकट में बोलेंगे क्या है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भौगोलिक सूचना के साथ एकीकृत कर इनके लिए आंकड़े एकत्रित, प्रबंधन, विश्लेषण, संरक्षण और निरूपण की व्यवस्था करता है। भौगोलिक सूचना तंत्र के लाभ, यहाँ लाभ पूछ रहा है या महत्व इसका पूछ रहा है, तो आप लिख सकते हैं इसके लाभ या महत्व एक ही चीज़ है, तो हम लोग लिख सकते हैं भौगोलिक सूचना तंत्र का निम्नलिखित महत्व है। तो पहला है मैपिंग के काम आता है। तो GIS का उपयोग डाटा की एक दृश्य व्याख्या करने के लिए किया जाता है। गूगल मैप्स वेब आधारित GIS मैपिंग समाधान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका उपयोग लोग रोजमर्रा के नेविगेशन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। दूसरा है इसका महत्व दूरसंचार और नेटवर्क सेवाओं में। तो संगठन अपने जटिल नेटवर्क डिजाइन, अनुकूल योजना और रखरखाव गतिविधियों में भौगोलिक डाटा को शामिल कर सकते हैं। यह डाटा बेहतर ग्राहक संबंध प्रबंधन और स्थान सेवा के माध्यम से दूर संचार प्रक्रिया को बढ़ाता है। तीसरा है पर्यावरणीय प्रभाव विश्लेषण में। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा के लिए GIS अनुप्रयोगों के माध्यम से एकत्रित डाटा महत्वपूर्ण है। प्रभाव कथन पर्यावरण पर मानव प्रभाव के परिणाम का आकलन करते हैं, जिससे GIS एकीकरण संकेत देने में मदद करता है। चौथा है शहरी नियोजन में। तो GIS डाटा शहरी विकास और विस्तार की दिशा का विश्लेषण करता है। जब उचित रूप से लागू किया जाता है तो वह सफल निर्माण के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों को देखते हुए आगे के विकास के लिए नए स्थानों की खोज कर सकता है। फिर है कृषि अनुप्रयोग। तो उन्नत डाटा में मिट्टी के आंकड़ों का विश्लेषण करने के साथ GIS डाटा अधिक कुशल कृषि तकनीक बनाने में मदद करता है। इससे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ सकता है। इसी का अथवा में है, मतलब ये दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन बनाना है। तो अथवा में ये क्वेश्चन है, चाहे तो ऊपर वाला क्वेश्चन बनाए या अथवा ये क्वेश्चन है, दोनों में से आपको 10 ही मार्क्स मिलेंगे। तो विद्यार्थी पाठ्यक्रम में उद्धृत विषयों में से किसी एक विषय पर तैयार किया गया क्षेत्र सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो हमारा किताब में मान लिया बाढ़ है, तो बाढ़ पर हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं कि भारत एक मानसूनी देश है। यहाँ वर्षा एक निश्चित समय और असमान वितरण के साथ होती है। देश के कुछ भागों में वर्षा अधिक होती है, जिससे बाढ़ का प्रकोप बना रहता है। इन भागों में असम, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्य मुख्य है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, इसे रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। उद्देश्य, तो बाढ़ का कारण समझना,
उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां बाढ़ की पुनरावृत्ति होती है। फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से निपटने के सुझाव देना। इसमें है व्याप्ति, तो सर्वेक्षण के क्षेत्रीय, कालिक तथा विषयक व्याप्तियों के पहलुओं को समझना आवश्यक है। फिर है क्षेत्रीय, तो बिहार या असम प्रदेश, यहाँ असम हो जाएगा, असम प्रदेश में बाढ़ का विशेष क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना। फिर है कालिक, बाढ़ की समस्या चिरकालीन है, इसे समझने के लिए संपूर्ण प्रदेश का अध्ययन आवश्यक है। विषयक, तो विषयक दृष्टि से कृषि उत्पादन, भूमि उपयोग का मूल्यांकन, वर्षा की मात्रा तथा अन्य संबंधित कारकों का अध्ययन करना है। फिर द्वितीय सूचनाएं, किन नदियों में बाढ़ आती है, बाढ़ से कितना क्षेत्र प्रभावित होता है, इसके लिए हमें किन प्रदेशों का मानचित्र, जिला रिपोर्ट आदि प्राप्त करनी होगी। राजस्व अधिकारी द्वारा यह जानकारी प्रदान की जाएगी कि फसलों की कितनी क्षति हुई है। फिर है प्रेक्षण, तो प्रेक्षण का अर्थ है चारों तरफ दृष्टिपात करना, लोगों से बातचीत करना तथा जल भराव, फसल खराब होने, चारे की कमी, भूख से मृत्यु आदि के संबंध में किए गए प्रेक्षण का अभिलेखन करना है। उसके बाद चौथा नंबर जो है वो है प्रायोगिक रिकॉर्ड पुस्तिका, मतलब जो आप प्रैक्टिकल बुक बनाइएगा, प्रैक्टिकल तैयार कीजिएगा, उस पर आपको 5 नंबर मिलेगा। और 5 नंबर जो है वो मौखिक प्रश्नावली के द्वारा, मतलब आपका साक्षात्कार लिया जाएगा और उसके आधार पर आपको 3 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर सारा नंबर दिया हुआ है कि इसमें कितना नंबर मिलेगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन था इसमें आपको 6 मार्क्स का है, माध्य वाला। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी आपका 6 मार्क्स का है। फिर आपका ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये आपका 10 मार्क्स का है। इसी का अथवा में ये बनाइए अथवा ये बनाइए भी 10 मार्क्स का है। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा वो 3 मार्क्स का रहेगा और प्रैक्टिकल बुक का 5 मार्क्स मिलेगा, मतलब टोटल 30 नंबर का है, जिसमें आपको पास करने के लिए 10 नंबर लाना अनिवार्य है। तो यही जानकारी थी और यही क्वेश्चन आपका इस बार आया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले आज्ञा दीजिए, बाय बाय।